सो एवरीवन आ चुके हैं एक नई क्लास के लिए, जो कि क्लास 9th हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए एक क्लास चल रही है। ये सीरीज क्लास 9th हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चल रही है, जो कि हमने एक क्लास शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास बना दी है, जिसमें बताया गया है कि आपको किस तरह ये पूरी जर्नी खत्म होगी। आपकी क्लास 9th कैसे खत्म होगी, कैसे आपके नोट्स बनाने हैं, कैसे आपके पढ़ना है एनसीईआरटी की बुक को, और तमाम चीजें बता दिया हूँ। तो आप अगर इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हैं, डायरेक्ट आप लेक्चर 2 पे पहुंच गए हैं, तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप लेक्चर 1 को देख कर आए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसमें मैं कई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताया हूँ, उसे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो चैप्टर हमारा है उसका नाम मैं बता दूं, हमारे आस पास के पदार्थ। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप अगर काम करते हैं, सबसे पहले आपको उसकी रणनीति बनानी होती है, किस तरह किस काम को करना है। उसी तरह आपको अपने जिंदगी में अगर कोई भी काम करें, सबसे पहले सोच समझ लें कब किस काम को क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आप ये रणनीति बना लें। बिना आप किसी गोल बनाए हुए किसी काम को करेंगे तो हो सकता है वो आपको आखिरी में ना अच्छे से हो पाए। तो आप कोई भी काम करें, अगर आप उसको एक अच्छे से नियम से कर रहे हैं, तो आपका 100% जो जैसा चाहते हैं वैसे ही वो काम होगा। तो इस तरह हमने इस लेक्चर से पहले वो बना रखा है। तो हमारे क्या चैप्टर का नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ। कहने का मतलब है कि अगर हम इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हमारे आसपास, घर के आसपास या जहां हम रह रहे हैं, वहां पे क्या है, बहुत से पदार्थ दिखाई देते हैं। लेकिन क्या है, उनकी थोड़ी बनावटें अलग अलग हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, और कैसे पदार्थ बने हैं, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो जो हमारी आज की टॉपिक रहेगी, मैं उसके बारे में पहले बता दूं। क्या है, पदार्थ की परिभाषा। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की पदार्थ की परिभाषा। और दूसरा क्या है, पदार्थ के वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। अभी हमारी जो एक क्लास इस समय शुरू हो रही है, फरवरी से आखिरी में आखिरी तक जाते जाते हम लोग बहुत ही अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ लेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे समय है। अगर आप अभी शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके बाद भी कोई बैच शुरू होगा तो उसमें इतने आराम से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अगर आप अभी शुरू कर देंगे तो आपका बहुत ही अच्छा फायदा होगा। एक एक पॉइंट है, आप समझते चलेंगे और बहुत ही आपको मजे आएंगे। ठीक है, आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी अगर अभी से आप पढ़ेंगे। और ये अगर आखिरी में काम करना शुरू कर देंगे पढ़ाई के, तो क्या करें, थोड़ा और सब्जेक्ट भी रहेंगे साथ साथ में, तो क्या होगा, थोड़ा बोझ लगने लगेगा कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो एक थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छे से तैयार नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ अपने एनसीईआरटी की बुक को। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ेंगे हम अपने एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की उठा करके देखेंगे और एक एक पॉइंट की मतलब को समझेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे। जिस तरह की पॉइंट होगी उस तरह उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और उसी से हमारे नोट्स भी होंगे। ठीक है, तो हमने पहले आपसे बताया कि क्या हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है क्या इस पे, अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ठीक है, चारों तरफ हमने नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न चीजें दिखाई देती हैं, छोटी बड़ी लंबी नाटी, हर तरह की चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन वो चीजें क्या है, पदार्थ है। उनमें क्या अंतर है, उनकी बनावट का अंतर है। ठीक है, बनावट मतलब जैसे पेड़ बहुत बड़े हैं और मैं अगर छोटे नर्सरी पौधे की बात करूँ तो छोटे होते हैं, और घर जैसे बड़ा होता है, फिर क्या है ऐसे बहुत से छोटे छप्पर ऊपर छोटे थोड़े होते हैं। तो ऐसे आपको जैसे जानवर हो गए, ठीक, कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं। इस तरह के हमारे आसपास जब नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, जिनकी बनावटें अलग अलग है, लेकिन वह पदार्थ है। लेकिन ये पदार्थ क्या है मैं इसको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या कहें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद, रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। ठीक है, जहाँ की जो हवा है या फिर भोजन के एक कण है, पानी की एक बूंद है, रेत का एक कण है, ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, ये सब पदार्थ है। ध्यान देने योग्य बात है ये भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं द्रव्यमान और एक कुछ स्थान व आयतन घेरती हैं। अभी हमने जो भी बातें की हैं उनके अंदर क्या क्या है, दो चीज सामान कॉमन है। क्या है, उनके अंदर द्रव्यमान होता है और वे आयतन, यानी उनके अंदर आयतन होता है, यानी वे स्थान घेरती हैं। तो मैं अब बात बताऊंगा आपको क्या होते हैं ये दो हमारी मेन पॉइंट यहाँ पे आखिर मिली है। क्या है जो मेन दो पॉइंट है, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमें दो ही चीज मिली, इसके बाद हम और आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूंगा अब द्रव्यमान के बारे में। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जैसी चीज क्या है, क्या है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान उसे कहते हैं जो द्रव्य की मात्रा को व्यक्त करे, जो क्या करे, द्रव्य की मात्रा को व्यक्त करे, जो द्रव्य की मात्रा को व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान। उसे ही हम द्रव्यमान जैसी चीज के द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करे, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। ठीक है, उसकी मात्रा को व्यक्त करे, मतलब उसकी मात्रा को बताए कि इतना बड़ा, इतना केजी, इतना ग्राम का है, उसकी मात्रा को बताए कि ये इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना बड़ा है, उसे ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब हमारी दूसरी पॉइंट क्या थी, आयतन। ठीक है, अब वो समझ में आया होगा, द्रव्यमान बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और आराम से करेंगे सबको, क्योंकि हमारे पास बहुत ही समय। अब देखिए आयतन क्या है, द्रव्य जो स्थान घेरे। ठीक है, क्या कहा, जो द्रव्य स्थान घेरते हैं। ठीक है, जो द्रव्य, ठीक है, द्रव्य है, ठीक है, ध्यान रखना, द्रव्य जो स्थान घेरते हैं, स्थान घेरते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे आयतन कहते हैं। ठीक है, उसे आयतन कहते हैं। मतलब जो द्रव्य क्या है, जो द्रव्य जो द्रव्य स्थान घेरता है, स्थान घेरते हैं, उसे ही आयतन कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली। ठीक है, फिर इससे आगे हम बात करेंगे अपने बुक से। ठीक है, दो चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद क्या है, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्व में वर्गीकृत किया। अब देखिए, प्राचीन काल से ही मतलब आदिमानव की जाति से ही लेकर के आज तक जो आदमी मनुष्य थे, वे अपने आसपास की चीजों को सोचने समझने के लिए परिश्रम करते रहे। ठीक है, जो आसपास की चीजें देखी, एक ऐसे एक क्या होता है, एक बच्चा होता है। ठीक है, जब वह छोटा होता है, फिर थोड़ा चलने लगता है, फिर थोड़ा समझदार होता है, तो अपनी आसपास की चीजों को अपने से बड़े के लोग से, मम्मी पापा से या फिर बड़े भाई बहन से पूछता है कि ये क्या है। जैसे कि वो बकरी देखा तो कहा ये क्या है, बकरी समझा, फिर कहा ये किस चीज का पेड़ है, ये किसका घर है, ऐसे ये मेरे बड़े भाई हैं। इस तरह क्या है, वे समझने लगता है। ठीक है, समझने लगता है हर चीज को। उसी तरह क्या है, जो मनुष्य था वह भी प्राचीन काल से मतलब बहुत पुराने समय से ही हर चीज को समझने का प्रयास करता रहा। लेकिन क्या है, कुछ भारतीय दार्शनिकों ने मतलब कुछ साधु संतों ने ही, ठीक है, क्या कहा, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल के दार्शनिक थे उन्होंने कहा कि जो क्या है, ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये जो पदार्थ है, अब मैं आपको बताता हूँ शुरू से, देखना क्या है, प्राचीन काल के दार्शनिकों ने
प्राचीन काल के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया। ठीक है, जो प्राचीन काल की मतलब कुछ समझ, जब कुछ समझने लगे, थोड़ा बहुत समझ आने लगी, देखते देखते कुछ सोचे वहां के दार्शनिकों ने भारत की ही, तो उन्होंने कहा कि जो पदार्थ है, ठीक है, जो ये पदार्थ ये 5 मूल तत्वों से बना है, जिसे पंच तत्व कहा। उन्होंने क्या कहा? पंच तत्व। उन पंच तत्वों में क्या था? पहला अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, कहा जो पदार्थ चीज जैसी चीज है, ठीक है, ये पदार्थ जैसी जो चीज है वो क्या है? इन 5 चीजों से मिल गई। ठीक है, इन 5 चीजों से मिल करके एक क्या बना है? पदार्थ बना है। और इसी तरह जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे, ये क्या थे? भारत के, ये ध्यान रखना, भारत के दार्शनिक थे, जो इन पंच तत्व के बारे में बताया था। पंच तत्व, ठीक है, इन पंच तत्व के बारे में भारत के दार्शनिकों ने बताया था। कितने समझदार वो लोग रहे होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ बेचारे वो सोच लिए थे। ठीक है, लेकिन कुछ इसी तरह क्या थे? यूनान के दार्शनिक भी कुछ इसी तरह सोचते थे। यूनान के दार्शनिक जो थे वो लोग भी कुछ इसी तरह सोचे। जैसे 5 मूल तत्व में भारत के दार्शनिकों ने बांटा था, उसी तरह यूनान के लोग भी कुछ इस तरह बांटते थे। तो यहाँ पे एक जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि पदार्थ को भारतीय या भारत के दार्शनिक कितने भागों में वर्गीकृत किया? वर्गीकृत किया। ठीक है, अब मैं ऑप्शन आपको दे सकता हूं, 1, 2 या फिर पंच तत्व, या फिर इनमें से सब। ठीक है, तो क्या है? पंच तत्व। अब देखिए, अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई इतना सोच नहीं सकता क्या एक क्वेश्चन एक बन सकता है, लेकिन बन सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। तो अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन से भी कई क्वेश्चन आपका बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए एनसीईआरटी की बुक को समझना बहुत ही जरूरी, कोई बहुत टफ नहीं। अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में जाएगी, लेकिन अगर आप अकेले पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल बहुत पड़ेगी आपको समझने के लिए एनसीईआरटी की बुक को। ठीक है, तो कुछ इस तरह एनसीईआरटी की बुक बनाएगी। अब देखिए यहाँ पे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इनके अनुसार इन्हीं पंच तत्व से सभी वस्तुएं बनी हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या? इन्हीं पंच तत्व से क्या बना है? पदार्थ बना है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी कुछ पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। क्या है? चाहे वह सजीव वस्तु हो या फिर निर्जीव वस्तु हो, वह सभी क्या बनी है? इन्हीं पंच तत्वों से बनी है। और कुछ इस तरह क्या थे? यूनान के दार्शनिकों का भी सोचना कुछ इसी तरह था। किसके? जो भारत के प्राचीन दार्शनिक थे उन्हीं की तरह उनका भी एक सोचना यही था। बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया। फिर बाद में आधुनिक वैज्ञानिक जो आए उन्होंने कहा जो पदार्थ है वह 2 तरह से, पंच तत्व वाला तो गलत हो गया, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो उन्होंने कहा कि जो पदार्थ एक भौतिक प्रकृति और एक क्या है? रासायनिक गुणधर्म के बारे में, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब फिर देखिए क्या है? आधुनिक वैज्ञानिकों ने आधुनिक
आधुनिक वैज्ञानिकों ने ठीक, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस। अब देखिए क्या था, आधुनिक वैज्ञानिक, इनका क्या कहना था, जो पदार्थ है वे दो भागों में वर्गीकृत किया। क्या था, एक भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। अब यहां देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। एक क्या था, रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म, ठीक है। एक क्या था, भौतिक गुणधर्म, एक रासायनिक गुणधर्म। अब मैं आगे आपको थोड़ा और बता दूं, फिर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। क्या था, इस अध्याय में हम भौतिक गुणधर्म के आधार पर, गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के आगे रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा कि एक भौतिक गुणधर्म होता है और एक रासायनिक गुणधर्म, इन दो आधार पर क्या होते हैं, हमारे पदार्थ बने होते हैं, ठीक है, इन दोनों पे। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे और इसको हम अगले चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसके आधार पर अपने चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में, ठीक है। अभी हमने द्रव्यमान और आयतन के बारे में समझने की थोड़ी कोशिश की है और कई चीजें देखी है। अब लेकिन देखते हैं पदार्थ क्या होता है, ठीक है। यहां से पदार्थ, ठीक है। अब देखो क्या कहता है कि जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं, ठीक है, जब हम अपने आसपास नजर दौड़ाते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देती हैं। उनके बनावट के आधार पर बहुत अलग अलग होती हैं। कुछ चीजें छोटी होती हैं, कुछ चीजें बड़ी होती हैं। यहाँ तक कि कहा कि जल की एक बूंद भी क्या है, एक पदार्थ है, या फिर रेत का एक कण भी क्या है, वह पदार्थ है, ठीक है, कोई भी एक पदार्थ है। अब देखता हूँ यहाँ से पदार्थ के बारे में, थोड़ा इसको सही कर दूं। क्या था, पदार्थ, ठीक, पदार्थ ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ आयतन होता है, यानी कुछ द्रव्यमान होता है, और स्थान कहती हैं, उसे ही पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनका, ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, स्थान घेरे, उसे, ठीक, उसे पदार्थ के, ठीक है। अब देखिए, अब पदार्थ आपको कैसे पहचानना है। पदार्थ पहचानने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बस जहां भी आपको दिख जाए कहते हैं वो पदार्थ है, ठीक है। दो चीजें हों, क्या हो, दो चीजें, एक तो उसके अंदर द्रव्यमान हो, यानी कुछ भार हो, यानी कुछ वजन हो, और क्या करे, स्थान घेरे, ठीक है, स्थान घेरे, स्थान घेरे, ठीक है। अब आपको जहां कहीं भी ये दो चीज दिख जाए, जिसके अंदर क्या हो, कुछ द्रव्यमान हो, कुछ स्थान घेरे, वह पदार्थ। जैसे मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसके अंदर कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, कुछ द्रव्यमान है, और क्या है, कुछ इस स्थान घेर रहा, मुझे यहाँ रखने पर, पंजे पे हाथ के रखने पर कुछ स्थान भी घेर रहा है और कुछ द्रव्यमान है, तो एक पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ है। या फिर मैं इस बोर्ड को नीचे रखूंगा, एक इसके अंदर कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ स्थान घेर रहा, ये द्रव्यमान होगा। मैं एक पदार्थ हूं, मैं कुछ जमीन पे हूं, कुछ स्थान घेर रहा हूं, मेरे अंदर कुछ द्रव्यमान है, तो मैं क्या हुआ, एक पदार्थ हुआ, ठीक है। जैसे क्या हुआ, ईंट आपकी हो गई,
पत्थर हो गया, छड़ हो गया, आदि चीजें। ठीक है, ये क्या है? पदार्थ। ठीक है, हमने पदार्थ की परिभाषा के बारे में बात की थी, तो आप इतना नोट करें, फिर हम आगे शुरू करते हैं। ठीक है, हो गया होगा। अब हम पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। जैसे कि मुख्यतः क्या होते हैं पदार्थ? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। क्या है पदार्थ? गेट क्लास में हल्का फुल्का तो बता ही देते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या है? ठोस हमारा हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। ठीक है, ये 3 हो गए। अब देखिए क्या होते हैं इनका। ठीक है, मैं एक एक करके लिखूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठोस, इसके बारे में देखें क्या होता है। जिसका ठोस क्या है? जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता। ठीक है, अब देखिए ठोस क्या है? जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित। जैसे कि क्या किया, मैं ए पेन लिया। ठीक है, ए पेन लिया, मैं एक गिलास पानी लाया, मैं उसके अंदर डाल दूंगा पानी की इस पेंसिल को। ठीक है, इस पेन को मैं उसके अंदर डाल दिया। अब मैं पानी के अंदर डालने के बाद देखूंगा ना ही इसका आकार बदल रहा है, ना ही इसका कुछ द्रव्यमान बदल रहा है। दोनों चीज नहीं बदल रही है, दोनों ही निश्चित है। चाहे मैं 1 लीटर पानी में डालूं, चाहे मैं 50 लीटर पानी में डालूं, चाहे मैं एक समुद्र में भी डाल दूं, तभी इसका आयतन नहीं कुछ या इसके आकार में कुछ चेंज होगा। तो ये क्या है? ठोस है। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जिसके आयतन एवं आकार दोनों निश्चित हो। ठीक है, दोनों निश्चित हो तो उसे ठोस कहेंगे। अब बात करते हैं द्रव के बारे में। अब जैसे मैं लिख लूं एग्जाम्पल में, जैसे या फिर भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं द्रव के बारे में। ठीक है, क्या हमारा द्रव, दूसरा ये पहला था और ये दूसरा हमारा क्या है? द्रव। कुछ हल्का फुल्का ही अंतर रहता है। जिसका क्या हो? जिसका जिसका आयतन जिसका क्या हो? जिसका आकार अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अब देखिए जिसका क्या है? आयतन जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे कि मैंने पानी लिया। ठीक है, मैं क्या लिया? पानी लिया इस गिलास में एक पानी ले लिया, कुछ इस तरह मैंने पानी ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया? जल। ठीक है, और इस कितना था समझ लो 2 लीटर जल था। ठीक है, अब मैं इसी जल को क्या किया? इसके अंदर भी डाल दिया। क्या? पानी यानी जल यानी वाटर। ठीक है, ये भी 2 लीटर। अब देखिए क्या है, यहाँ भी 2 लीटर पानी है और यहाँ भी 2 लीटर पानी है। ठीक है, 2 लीटर पानी इसमें गिलास में भी है और इस क्या है पतीली यानी इस जो चौड़ा बर्तन है इसके अंदर भी 2 लीटर पानी है। लेकिन क्या है, इनका जो आकार है वह बदल जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह आकार था इसका और यहाँ पे क्या है थोड़ा फैल गया। तो द्रव जो होता है वो क्या होता है? जिस चीज में जाता है उसका आकार धारण कर लेता है।
लेकिन उसका आयतन यानी जो उसका माप होता है, मतलब 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहता, वह नहीं बदलता है। लेकिन क्या है, उसका आकार जो है जिस चीज में जाता है उस चीज का आकार धारण कर लेता है। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। कोई दुविधा हो तो जरूर कमेंट करें। गैस, गैस, अब इसमें मैं बात करूं गैस के बारे में। इसका क्या होता है, जिसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब देखिए, जो हमारा गैस है इसका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही इसका आकार, मतलब इसका ना तो कोई आकार ये होता है कि इतना बड़ा इतना छोटा इतना होगा, ना ही इसका क्या होता है आयतन, मतलब एक कितने किलो का कितने ग्राम का होगा, इसका द्रव्यमान भी निश्चित नहीं होता है। जैसे हो गया CO2, ऑक्सीजन, Na2 आदि। ठीक है, इस तरह अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, क्या हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, और क्या हो गया, तेल हो गया, आदि चीजें। ठीक है, और मैं अगर इसके बारे में बात करूं, इसका भी यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जिससे क्या हो गया, मेज हमारा हो गया, कुर्सी हो गया, आदि चीजें। ठीक है, ये क्या ठोस है। अब हमने क्या किया, पदार्थ की परिभाषा के बारे में देख लिया। ठीक है, पदार्थ की परिभाषा के बारे में देखा, ठोस के बारे में, द्रव और गैस के बारे में देख लिया। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में देख लिया। अब मैं बात करूं अगर इनकी कहाँ से, अब मैं बात करूंगा इनके कहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं जिनमें हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, ये तो हर कोई बच्चा पढ़ लेता है कि ठोस की परिभाषा, द्रव की परिभाषा, गैस की परिभाषा क्या है, ये तो लगभग हर कोई बच्चा जानता है। लेकिन इसके क्वेश्चन जो ज्यादातर बनते हैं फंसाने वाले, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, मैं उसके बारे में अब बात करूंगा। क्या था, पहला ठोस था। ठीक है, ठोस था और द्रव था, और क्या था, गैस। ठीक, ये 2 चीज थी। अब देखते हैं इनके कणों के बारे में। अगर मैं इनके कणों के बारे में देखूं थोड़ा सा ड्राइंग में समय लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में आगे, धैर्य रखें थोड़ा सा, ये काम जारी है। ठीक है, ये हमारा ठोस हो गया, फिर इसके बाद में क्या है, द्रव है। थोड़ा नजदीक, बस इतना तो बहुत है। ठीक है, इसके बाद क्या, हमारा गैस आ जाता है। तो एकदम गैस दोनों बराबर ही है। क्या है, इधर हो गए। ठीक है, ये हो गए। अब देखिए, ये क्या है, ठोस के कण है, ये द्रव के कण है, ये गैस के कण है। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, देखिए इनके बीच क्या है, कण जो है बहुत ज्यादा ही नजदीक है। ठीक है, इसके बाद इनके थोड़ा नजदीक है, फिर क्या है, इनके हैं। तो देखिए, थोड़ा यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग बराबर ही हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा इसको नज़दीक मैं दूर बना लूँ ताकि और मज़ा आए देखने में। ठीक है, मज़े ही मज़े आए। ठीक है, तो एकदम एंजॉय के साथ पढ़ें। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इनके क्या है इनके बीच जो कण बहुत नजदीक नजदीक है, उनका कारण क्या है, उनका एक कारण है कि इनके बीच अंतराणविक बल या आकर्षण बल, जो भी आप समझ लें, दोनों चीज सेम है। अंतराणविक बल क्या होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, ये पॉइंट आपको नोट करनी है बड़े ही ध्यान से, मैं इसके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाऊंगा। और क्या है, अंतराणविक
दूरी जो कि एक होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है, जाने क्या है अंतराणविक बल सबसे ज़्यादा अंतराणविक दूरी या फिर आप कह सकते हैं अंतराणविक स्थान जो कि क्या होता है बहुत कम होता है। अब मैं इसके पास आऊं तो इसके पास क्या होता है अंतराणविक बल ठोस से कम और गैस से ज्यादा, ठीक है। अब देखिए जो गैस होता है जो द्रव होता है उनमें अंतराणविक बल क्या होता है ठोस से तो कम होता है लेकिन गैस से क्या होता है ज्यादा होता है, ठोस से कम गैस से ज्यादा। वहीं अगर अंतराणविक दूरी की मैं बात करूं, अंतराणविक दूरी तो क्या है ये भी अंतराणविक दूरी की बात की जाए तो क्या है ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा गैस से कम, ठीक है। अंतराणविक दूरी क्या है ठोस से ज्यादा है लेकिन गैस से कम है। अब मैं इनकी अगर बात करूं तो इनमें क्या होता है अंतराणविक बल जो कि होता है सबसे कम, ठोस द्रव दोनों से सबसे कम होता है लेकिन अंतराणविक अंतराणविक बल क्या है सबसे कम होता है लेकिन अंतराणविक स्थान यानी अंतराणविक दूरी का ए राजा होता है। जिस तरह राजा क्या है अंतराणविक बल का ठोस, उसी तरह इसका राजा क्या है अंतराणविक दूरी का गैस, ठीक। अंतराणविक दूरी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके कण हैं देखिए बहुत ज्यादा नजदीक न देखे, इनके बीच जगह बहुत कम दिख रही, लेकिन अगर मैं द्रव की बात करूं इनके बीच अंतराणविक जो बल है थोड़ा कम कम है, किससे ठोस से थोड़ा थोड़ा नजदीक है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो इनके जो कण हैं बहुत ही ज्यादा क्या है दूर दूर हैं। अब अगर दूरी की बात की जाए, बल की बात तो हो गई लेकिन अगर दूरी की अगर बात की जाए तो क्या है सबसे कम ठोस में है, फिर उसके बाद गैस द्रव में है, उसके बाद सबसे ज्यादा क्या है गैस में है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां से क्वेश्चन, अंतराणविक बल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, ठीक है। फिर बात कीजिए अंतराणविक स्थान का, तो सबसे ज्यादा क्या है गैस में है, ठीक है। फिर किस में है द्रव में है, फिर क्या है ठोस है, ठीक है। ये बहुत ही वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से आपके अभी देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये दो चीज आप समझ लें। देखिए क्या है कि जो अंतराणविक बल है ठोस में ज्यादा है, फिर उसके बाद द्रव में है, फिर गैस में, क्या है बल की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। फिर अंतराणविक स्थान यानी अंतराणविक दूरी की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों स्थान या दूरी आएगी तो आपको परेशान नहीं होना। और जो अंतराणविक में बात कर रहा हूँ इस अंतराणविक की जगह पे आपका आकर्षण भी दे सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल होता है। पहला क्या है ठोस, द्रव, गैस, गैस, द्रव, ठोस, या फिर दे दिया 1 व 2, ठीक है। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। अब इनमें आपको बताना है कि सबसे अधिक आकर्षण बल मैं बता दिया हूं कि इसे ही अंतराणविक बल भी कहते हैं,
बल। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका बने सबसे अधिक आकर्षण बल होता है ठोस द्रव गैस में या फिर गैस द्रव ठोस में। तो अभी हमने पढ़ा, आपके सामने दिख ही रहा है कि और एक बात ध्यान रखने की है कि अगर दूरी की बात हो, अंतराणविक या आकर्षण दूरी, आकर्षण दूरी या फिर आकर्षण बल की, ठीक है, इन दोनों के मध्य हमेशा द्रव रहेगा, इन दोनों के बीच में द्रव रहेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार दोनों तरफ से मजा ये ले रहा है। ठीक है, तो हमने जो भी बताया था कि हमारी क्या थी पदार्थ के बारे में परिभाषा थी, और क्या थी हमारा पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में था। ठीक है, तो इतना अब हमने अच्छे से अपना पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए जहाँ से हमने शुरू किया था यहाँ से। ठीक है, द्रव्यमान था और हमारा आयतन था। ठीक है, इतना ये था। इसके बाद हमारा था प्राचीन काल से दार्शनिकों ने पदार्थों के 5 मूल तत्व में बताया, और उन्होंने क्या कहा था, चाहे सजीव हो या फिर निर्जीव हो, ये तो आप जानते होंगे, निर्जीव हो, ये सभी 5 मूल तत्वों से मिलकर के बने हैं। ठीक है, लेकिन बाद में ये जो थ्योरी थी वो क्या हुई, गलत हो गई थी। ठीक है, फिर क्या है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा नहीं नहीं ये तो गलत है, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में, दो चीज के बारे में वर्गीकृत किया, जो कि हमने भौतिक गुणधर्म के बारे में अभी पढ़ा है, और जो हमारा रासायनिक गुणधर्म है अपने अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या कहा, मुख्यतः पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस द्रव गैस। ठीक है, उनके बारे में भी हमने अच्छे से देख लिया, और गैस के बारे में भी देखा। उसके बाद में हमने इनके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से देखा। ठीक है, तो फिर हम अब अगली क्लास में अपने मिलेंगे। तो फिर दोस्तों मेहनत करते रहें, आप बहुत ही अच्छी से मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छी जगह आप पहुंचेंगे। ठीक है, जिसे वो कहते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, किस्मत, सॉरी किस्मत मौका देती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो चौका देती है। ठीक है, तो इस तरह मेहनत करते रहें, आप मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज़ आप एम जो आपका है बहुत जल्दी आप पा सकेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, फिर देखते हैं।